एक ऐसा गांव जहां पर लड़कियों की लाशें मिल रही है। उन लड़कियों के साथ कोई गलत काम करके उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। इसी दौरान उस गांव में एक धंधे वाली महिला आती है और गांव के प्रेसिडेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू करती है। अब फिर से कुछ दिन बाद लड़कियां मरने लगती है, जिससे कि अब गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने बेटियों को खोकर वो बहुत ज्यादा दुखी थे। उन लोगों को शक था कि जरूर लड़कियों के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, लेकिन वो कौन है ये किसी को पता नहीं चल रहा था। बाकी लड़कियां भी डरी सहमी से रहने लगती है। अब इसी गांव में दर्शी नाम का एक लड़का रहता है, जो किसी के साथ भी अत्याचार होते हुए देखता है तो उसका विरोध करता है। उसे भी यहाँ पर अपने गांव में कुछ गड़बड़ लगती है। एक रात तो उसकी कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर उसके चंगुल से भाग जाते हैं। अब ये असली अपराधी कब पकड़े जाएंगे, लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार की घटना कब थमेगी और इसके पीछे असली राक्षस कौन है, यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है बहिष्कारणा। ये मूवी जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दर्शा से, जो कि अपने छोटे भाई जैसे दोस्त चिट्टी के साथ रहता है। अब एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की जिसका नाम होता है पुष्पा, और ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वो पहली बार उनके गाँव में आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात चिट्टी से होती है। अब वो किसी बिजनेस के सिलसिले में गांव के प्रेसिडेंट के साथ मिलना चाहती थी, जिसके बाद चिट्ठी उसे प्रेसिडेंट के घर पर ले जाने के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे दर्शा भी मिलता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो यहाँ पर पहली बार पुष्पा और दर्शा की मुलाकात होती है। अब ये तीनों ही गांव के प्रेसिडेंट प्रकाश के पास पहुंचते हैं। दर्शी प्रकाश के यहाँ पर ही काम करता है और वो उसका वफादार नौकर है, मतलब कि वो अपने मालिक को भगवान की तरह मानता है। फिर पुष्पा अपने बिजनेस के बारे में काफी सेंशियल तरीके से प्रेसिडेंट को बताती है। तो प्रकाश उसे कहता है कि अगर यहाँ पर रहना है तो सिर्फ मुझे छोड़कर गांव के किसी पर भी तुम्हारी नजर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी सेवा सिर्फ मुझे ही दोगी। तो पुष्पा भी इसके लिए मान जाती है। अब दर्शी से कहकर पुष्पा की गांव के एक कोने में रहने की व्यवस्था की जाती है। अब अगले दिन पुष्पा, दर्शी और चिट्ठी बस से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी रास्ते में प्रकाश का एक आदमी सूर्य बस में चढ़ जाता है और वो यहाँ पर पुष्पा को देखकर उसे रिझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलती। पुष्पा उसे यहाँ से चुपचाप निकल जाने के लिए कहती है, तो वो भी सीधी तरीके से बस से उतर जाता है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद प्रकाश के कहने पर पुष्पा का HIV टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रकाश के खिलाफ किसी रिपोर्टर ने कंप्लेंट की थी, इसलिए प्रकाश अपने लोगों के साथ मिलकर उस बंदे को पकड़ लेता है और ये लोग उसे कुएं में डुबाकर जान से मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दर्शी और चिट्ठी पुष्पा की रिपोर्ट लेकर प्रकाश के पास पहुंचते हैं। अब रिपोर्ट निगेटिव आने की वजह से प्रकाश पुष्पा के मजे लेने लगता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हमें गांव की एक लड़की लक्ष्मी को दिखाया जाता है। वो भी अपनी मालकिन के यहाँ पर काम करती है और दर्शी और लक्ष्मी जब मिलते आपस में झगड़ते ही रहते। एक दिन पुष्पा, दर्शी और चिट्ठी मंदिर जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी पूजा कर रही होती है और यहाँ पर पुष्पा पहली बार लक्ष्मी को देखती है। फिर ये तीनों पूजा कर कर लौट रहे होते हैं, तो तभी उसी वक्त सूर्य उनके साथ उलझ जाता है। सूर्य दर्शी को कबड्डी के लिए चुनौती देता है, पर पुष्पा दर्शी को मना कर देती है क्योंकि वो खुद ही सूर्य के साथ भिड़ने के लिए जाती है। और यहाँ पर बेचारा सूर्य पुष्पा से हार जाता है, मतलब कि पुष्पा भी बहुत ही पक्की खिलाड़ी थी। अब पुष्पा से हार जाने की वजह से सूर्य बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता है। तब उसके दोस्त उसे इसका बदला लेने के लिए और भी ज्यादा उकसाने लगते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दर्शी पुष्पा को पसंद करने लगा है। वो चिट्ठी को पुष्पा को लेकर उसके दिल में जो बात है वो उसे बताता है कि पुष्पा इतनी सुंदर है, फिर वो ऐसे काम क्यों कर रही है। उसे ये सब कुछ छोड़कर अच्छी तरीके से नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए वो पुष्पा को समझाने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पर सूर्य भी अपनी हार की बेइज्जती की वजह से बहुत ज्यादा आग बुला हो रहा होता है। वो पुष्पा के घर पर पहुंच जाता है और सीधा पुष्पा की इज्जत पर हाथ डालता है। इस तरह से उसका अपमान करके वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में दर्शी वहां पर पहुंचकर पुष्पा को संभालता है, क्योंकि पुष्पा इस घटना से बहुत ज्यादा सहम गई थी। अब उसके अगली सुबह शॉकिंगली पेड़ के फांसी के फंदे पर लटकी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। दर्शी, लक्ष्मी और लड़की के माँ बाप, पूरा गांव तुरंत ही वहां पर इकट्ठा हो जाता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इतने में वहां पर सूर्य आता है और कहता है कि छोटे और गरीब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। किसी अमीर व्यक्ति को यह पसंद आ गई होगी और इसने मना कर दिया होगा, इसलिए इस लड़की का ऐसा हाल हुआ। तभी वहां पर सूर्य के इस बात का लक्ष्मी विरोध करती है, तो सूर्य और लक्ष्मी में झगड़ा हो जाता है। तो तभी दर्शी बीच में कूद पड़ता है और सूर्य और उसमें हाथापाई हो जाती है। अब इतने में ही इस मौके पर प्रेसिडेंट प्रकाश वहां पर आता है और उन दोनों की हाथापाई रोककर गांव वालों को सांत्वना देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
यहाँ चिट्ठी उस लड़की को याद करते हुए दर्शी से कहने लगता है कि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, एक होनहार स्टूडेंट थी, लेकिन पता नहीं वो लड़की आत्महत्या क्यों करेगी। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। गांव में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि लड़की की इस आत्महत्या केस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान प्रेसिडेंट एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर चला जाता है। यहाँ पर दर्शी गांव वालों की नजरों से छुपते हुए पुष्पा को पूरा गांव दिखाता है। तो यहाँ पर पुष्पा और दर्शी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अब यहाँ पर दर्शी पुष्पा के सामने शादी के लिए प्रपोजल रख देता है। पुष्पा भी दर्शी को पसंद करती है, इसलिए वो मुस्कुराकर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट गांव में वापस आ जाता है। यहाँ पुष्पा और दर्शी अपने फैसले के बारे में बताने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर चिट्ठी उन लोगों को रोकने लगता है। वो दर्शी से कहता है कि तुम दोनों अपने प्यार के बारे में प्रेसिडेंट को कुछ भी मत बताना। तुम्हें क्या लगता है वो एक अच्छा इंसान है? नहीं, वो एक राक्षस है। उसे ये बात पता चलते ही वो तुम दोनों को मार डालेगा। वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन दर्शी उसकी बात नहीं मानता। वो तो प्रेसिडेंट प्रकाश को भगवान मानता है कि वो उसे बचपन से जानता है। वो बाहर से कठोर हो सकता है लेकिन अंदर से कोमल है। अब चिट्ठी की बात ना मानते हुए वो दोनों प्रकाश के पास पहुंचते हैं और उसे अपनी शादी की बात बताते हैं और शादी करने के लिए अनुमति भी मांगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर प्रकाश तो पहले हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो उन दोनों को परमिशन दे देता है। लेकिन इसके पीछे उसका इरादा कुछ ठीक नहीं था। फिर पुष्पा, दर्शी और चिट्ठी शादी की थोड़ी बहुत खरीदारी करके गाँव वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर भीड़ लगी होती है। पास जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मी के माता पिता प्रकाश से कहते हैं कि आपने पूरे गांव के सामने मेरी बेटी की इज्जत उछाल दी, अब उसके साथ शादी कौन करेगा। गांव का प्रेसिडेंट प्रकाश दर्शी को लक्ष्मी से शादी करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर दर्शी अपने मालिक को मना नहीं कर पाता और अपने दिल पर पत्थर रखकर पुष्पा के लिए लेकर आया हुआ मंगलसूत्र लक्ष्मी को पहना देता है, जिससे कि अब उन दोनों की शादी हो जाती है और पुष्पा को फिर से उसी गंदगी में वापस जाना पड़ता है। दर्शी भी यहाँ पर इस शादी से खुश नहीं होता। वो दिन रात शराब पीते रहता है। जब एक दिन सूर्य भी शराब पीने के लिए आता है तो वह नशे में चूर दर्शी को उसकी पत्नी लक्ष्मी के बारे में भला बुरा कहता है, जिस कारण उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर रोज की तरह दर्शी उसी नशे की हालत में घर पर पहुंचता है। लक्ष्मी दर्शी के ऐसे हालत को देखकर परेशान हो जाती है। वो दर्शी को बताती है कि किस तरह से उसके मालकिन के लड़के ने उसे शादी का झूठा वादा करके उसे खेत में बुलाया, फिर गांव के प्रेसिडेंट प्रकाश के हवाले कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ने पूरे गांव के सामने ये बात आकर बता दी, यानी कि उसकी इज्जत को उछाल दिया था। लक्ष्मी दर्शी को समझाती है कि उस लड़की की तरह मैं भी जान नहीं देना चाहती। अब हमें एक साथ मिलकर जीना सीखना पड़ेगा। अब उसके अगले दिन दर्शी बिल्कुल सही हालत में होता है और बड़े ही खुशी के साथ लक्ष्मी और वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी अच्छी तरीके से चलने लगती है। अब एक दिन दर्शी चिट्ठी को पुष्पा से मिलने की बात कहता है। चिट्ठी घबरा जाता है और दर्शी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर लक्ष्मी के साथ अच्छी जिंदगी चल रही है, तुम उस पुष्पा को उसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन दर्शी उसकी बात नहीं मानता। वो रात को ही पुष्पा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उससे क्या पता था कि वो वहां जाकर मुसीबत में पड़ने वाला है। अब रात में जाते वक्त उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो देखने पर पता चलता है कि 2-3 बदमाश मिलकर लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अब दर्शी उस लड़की को बचाने के लिए उन लोगों से भिड़ जाता है और इसी लड़ाई में उनमें से घटिया आदमी का हाथ ही कट जाता है। लेकिन बाकी के लोग दर्शी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं, फिर उस लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर उसे खत्म कर देते हैं। अब उसके अगले दिन लड़की की लाश और बेहोश दर्शी के हाथों में कुल्हाड़ी को देखकर लड़की के माँ बाप को लगता है कि दर्शी ने उनकी बेटी की जान ली है। तो पुलिस आती है और दर्शी को गिरफ्तार करके ले जाती है। दरअसल ये सब कुछ रात के लोगों ने किया था और यहाँ पर दर्शी को फंसाया था। दर्शी की पत्नी यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लक्ष्मी रोते हुए जीप के पीछे दौड़ती है। मेरा पति निर्दोष है, उसे मत लेकर जाओ, ऐसा कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहां से जाते हुए वो दर्शी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि दर्शी को 7 साल की सजा हो गई है। फिर समय बीतता है और 7 साल के बाद दर्शी सजा काटकर गांव वापस लौटता है। वो घर पर लौटता है जहां पर दर्शी की बेटी पहली बार अपने पिता को देखती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर दर्शी उसके साथ खेलते हुए, हंसी मजाक करते हुए वो कुछ ही दिनों में उसके साथ घुल मिल जाता है। बच्चे भी अपने पिता के साथ खुश रहने लगती है। इसके बाद चिट्ठी दर्शी से मिलने के लिए आता है। दर्शी चिट्ठी से कहता है कि तुमने जब से मेरी बेटी सिरी के बारे में बताया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए सीधा घर चलाया। फिर वो बताता है कि जब मैं गांव लौट रहा था तब कुछ लोगों ने अचानक ही मेरे ऊपर हमला किया। ये सुनकर चिट्ठी हैरान हो जाता है। कहता है कि भला तुम्हें कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा। दर्शी बताता है कि उन लोगों ने अपने मुंह ढके हुए थे और उनमें से एक का हाथ कटा हुआ था। वो कौन थे इसका हमें पता लगाना होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं
दर्शी प्रेसिडेंट प्रकाश के पास जाता है। अब प्रकाश यहाँ पर नाटक करने लगता है और उसे कहता है कि मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें जेल में मिलने के लिए नहीं आया। मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले इस केस को बहुत ज्यादा खींच रहे थे। बहुत ज्यादा कानून लगाकर उन्होंने इस केस को रोक कर रखा था, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से छुड़ा नहीं पाया। खैर, अब तुम वापस आ गए हो तो मेरे लिए काम करो, इतना ही मेरे लिए बहुत है। अब रात को दर्शी अपने परिवार के साथ जब सो रहा होता है तो दर्शी अचानक ही उठता है और वो देखता है कि उनकी बेटी सिरी उनके पास नहीं है। दर्शी और चिट्ठी आधी रात को बेटी सिरी को ढूंढने के लिए गांव में पहुंचते हैं। वो दोनों सभी जगह पर देखने लगते हैं। इसी बीच चिट्ठी उस हाथ कटे हुए आदमी को देखता है जिसने दर्शी पर हमला किया था। अब वो उस आदमी का पीछा करते हुए प्रकाश के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं है बल्कि गांव का प्रेसिडेंट प्रकाश है और वो हाथ कटा हुआ उसका ही आदमी सूरी है। अब चिट्ठी वहां से वापस आ रहा होता है, तभी वो किसी लड़की की रोने की आवाज सुनता है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो प्रकाश की गिरफ्त में वो एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था और इतने में यहाँ पर चिट्ठी पकड़ा जाता है। वो प्रकाश को उस लड़की को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन उसके आदमी उसकी कोई भी बात नहीं मानते और चिट्ठी को वहीं पर मारकर दफना देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की तालाब में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। तभी वहां पर दर्शी उसे बचा लेता है और वो उस लड़की को पूछता है कि तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो, तुम ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों हो गई थी। अब वो डरी सहमी हुई घबराई हुई लड़की दर्शी को बताती है कि एक जवान लड़की अपनी माँ के सामने भी कपड़े नहीं बदलती, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें पूरी तरीके से नग्न कर दे और तुम्हारे सामने गंदी गंदी बातें कहे, तुम्हें हवस भरी नजरों से देखे, तो ये अनुभव एक लड़की के लिए मौत के समान होता है, या यूं कहे कि उससे भी ज्यादा भयानक। दर्शु से पूछता है कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया। वो लड़की बताती है कि गांव के प्रेसिडेंट प्रकाश ने, उसने यह सब कुछ मेरे साथ किया है। और तुम्हें पता है गांव की बाकी लड़कियों ने भी आत्महत्या क्यों की थी? इसी राक्षस की वजह से। वो राक्षस गांव की लड़कियों को पकड़कर उन्हें अपने घर में नग्न करके कामुक कहानियां सुनाता है। उसके बाद उसके आदमी जानवरों की तरह उन लड़कियों का आरोपी करते हैं, फिर उस लड़की को छोड़ देते हैं। अब अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने के बाद वो लड़की किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, इसीलिए वो अपनी जान देकर अपनी जिंदगी को मिटा देती है। और लड़कियों की उम्र से उसे कोई भी लेना देना नहीं है। जितनी कम उम्र की लड़की होगी उसके लिए उतनी ही मजे है। ऐसा राक्षस एक दरिंदा है वो। अब दर्शी तो अपने मालिक प्रकाश को भगवान मानता था और वो उसका खास आदमी भी था, लेकिन अब यहाँ पर सूर्य और प्रकाश का असली चेहरा उसके सामने आ गया था। अब वो लड़की दर्शी को सूर्य तक ले जाती है, जहाँ दर्शी की भी बेटी सिरी उन्हीं के कब्जे में थी। दर्शी और सूर्य तो एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। अब गांव की युवा लड़कियों के साथ ऐसा सब कुछ हुआ और अपनी बेटी का भी अपहरण इन्हीं लोगों ने किया। यह सब कुछ देखकर दर्शी एकदम से बौखला जाता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और वो उस सूर्य को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद दर्शी अपनी बेटी को घर ले जाकर उसी जगह पर सुला देता है। यहाँ पर लक्ष्मी सो रही होती है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर रात को क्या हुआ। अब अगले दिन दर्शी लक्ष्मी से कहता है कि हमारी बेटी सिरी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं शहर जाकर उसके लिए कपड़े और कुछ सामान लेकर आता हूँ। मैं आने तक तुम अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखना। फिर वो अपनी बेटी सिरी से कहता है, बेटा मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहकर वो घर से निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से से भरा था। वो धारदार हंसिया लेकर वहां से निकलता है और अपने मालिक प्रकाश के घर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर दर्शी उसे मारने के लिए सही मौके की तलाश में होता है। अब उसके घर का काम पूरा होने के बाद वो प्रकाश से शहर में जाने की अनुमति मांगता है, तो प्रकाश भी उसे अनुमति दे देता है। तो वहां से दर्शी पुष्पा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। अंदर ही अंदर गम से और दुख से भरी हुई पुष्पा दर्शी के सामने खुश होने का दिखावा करने लगती है। पुष्पा दर्शी से कहती है कि वो अपने इस काम से खुश है। उसका मानना यह है कि दुनिया औरत के घुटनों के नीचे झुकती है। ये कमाई मेरे द्वारा लोगों को दी हुई खुशी के बदले में मुझे मिलती है। लेकिन दर्शी उसे कहता है कि कमाई करने के तो और भी कई तरीके हैं, तुम ये सब कुछ छोड़ दो और कहीं दूसरी जगह पर चली जाओ। तो पुष्पा कहती है यदि कोई उसकी खूबसूरती की कदर करने वाला मिल जाए तो वो उसके साथ चली जाएगी, लेकिन वैसा मर्द मिलना चाहिए, फिर वो सब कुछ छोड़ देगी। लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मिला नहीं है, और अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो तुम मुझे जरूर बताना, इसके लिए मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगी। जिसके बाद दर्शी पुष्पा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तो तभी यहाँ पर पुष्पा भी दर्शी को एक थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर पुष्पा कहते हैं कि मैंने 7 साल तक तुम्हें तुम्हारी बेटी में देखा, वो पूरी तरह तुम्हारे जैसे ही दिखती है, ये तोहफा मेरी तरफ से उसे दे देना। तो दर्शी उसे कहता है कि पुष्पा तुम ये गाँव छोड़कर चली जाओ, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उससे शादी कर लो, ये धंधा छोड़कर किसी दूसरे तरीके से पैसे कमाओ। अब दर्शी की इस बात पर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ? इन पैसों की वजह से?
मुझे इन पैसों का लालच नहीं है। पुष्पा बताते हैं कि गांव में जितनी भी लड़कियां मर रही है उन सब के पीछे गांव का प्रेसिडेंट प्रकाश है। ये बात मैं जानती हूँ और उसी से बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और तुम्हारी बेटी और पत्नी का ख्याल रखने के लिए भी मुझे यहाँ पर रुकना था। तो तब दर्शा उसे कहता है कि तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, मैं भी उसी मौके की तलाश में हूँ। मौका देखते ही मैं उस प्रकाश को मार दूंगा और उन सभी लड़कियों को इंसाफ दिला दूंगा। अब पुष्पा दर्शी को ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं दर्शी, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम इस झमेले में मत पड़ो। तुम अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर चले जाओ। उसके बाद मैं भी उस प्रकाश को मारकर यहाँ से चले जाऊंगी। लेकिन दर्शी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि जब तक वो प्रकाश जिंदा है तब तक गांव की बाकी लड़कियां और मेरी बेटी भी खतरे में है, इसलिए मेरा उसे मारना जरूरी है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं दर्शी प्रकाश के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर प्रकाश के आदमियों के जरिए उसे दर्शी के इरादों की भनक लग जाती है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन प्रकाश के यहाँ पर बहुत ज्यादा आदमी होने की वजह से दर्शी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। इधर दर्शी की पत्नी और बेटी उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन रात होने पर भी दर्शी घर पर नहीं आता। घर पर प्रकाश आ जाता है और दर्शी की पत्नी लक्ष्मी से कहता है कि मैंने तो दर्शी को रास्ते में ड्रॉप कर दिया था, तो फिर वो अभी तक घर पर कैसे नहीं आया। इस तरह से नाटक करने लगता है। फिर वो वहां पर मछली की कड़ी की खुशबू सुनकर वहीं पर खाना खाने की बात करता है, तो लक्ष्मी उसे अंदर बुलाती है और खाना परोस देती है। तो वही दूसरी तरफ प्रकाश के आदमी आखिरकार दर्शी को मारकर उसे दफना देते हैं। अब प्रकाश खाना खाकर वहां से पुष्पा के पास पहुंच जाता है। अब दर्शी के मारे जाने की वजह से पुष्पा भी रो पड़ती है और इधर दर्शी की मौत से अनजान उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी रात भर उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन दर्शी लौटकर नहीं आता। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं पुष्पा दर्शी के घर पर उसकी बीबी और बच्ची से मिलने के लिए आती है। फिर लक्ष्मी अपनी बेटी को प्रकाश के घर पर ले जाती है और अपने पति दर्शी के बारे में पूछती है। गांव का प्रेसिडेंट प्रकाश उन लोगों से कहता है कि अरे तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा पति दर्शी जल्द ही लौटेगा। कल वो यहाँ से शहर तो गया था, लेकिन उसके पास बहुत सारे पैसे है, वो कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा। अब आज उस बच्ची का बर्थडे होता है, तो प्रकाश खुद ही लक्ष्मी से कहता है कि आज मैं और मेरे आदमी तुम्हारे घर पर खाना खाने के लिए आएंगे, तुम मछली का खाना बनाकर रखना। तो ठीक उसी तरीके से रात को प्रकाश और उसके आदमी लक्ष्मी के घर पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी सभी लोगों को खाना परोसती है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तो इतने में ही दोस्तों पुष्पा अंदर से हंसिया लेकर बाहर निकलती है। वो गांव के प्रेसिडेंट प्रकाश और उसके आदमियों को बहुत ही भयानक मौत देती है। एक एक करके हंसिया से उन सभी लोगों को काट देती है और उन्हें उनकी की सजा ऐसे ही मिलनी चाहिए थी। राक्षसों को ऐसे ही काटा जाता है। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं पुष्पा के साथ लक्ष्मी भी अपनी बेटी को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाती है। अब वहां से जाते वक्त पुष्पा पुलिस को प्रकाश के बारे में सब कुछ बताती है कि गांव का प्रेसिडेंट कोई भला आदमी नहीं था। उसके घर के आंगन में खुदाई करने के लिए कहती है और जब पुलिस वहां पर जाकर खुदाई करती है तो अभी तक जितने भी बेकसूर लड़कियां मरी थी उन सभी लोगों की लाशें वहां पर दफनाई गई थी, जहां पर उनके कंकाल मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वैश्य प्रकाश और उसके साथियों को उनके किए की सजा मिल जाती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।